नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कनाडा की सरकार ने भारत से संचालित बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यह गिरोह कथित रूप से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व में काम करता है। कनाडा के सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह गिरोह वहां के प्रवासी समुदायों, विशेषकर सिख समुदाय को निशाना बनाता है और धमकी, हत्या, गोलीबारी और जबरन वसूली के माध्यम से आतंक फैलाता है। गिरोह के अन्य प्रमुख सदस्य अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार और रोहित गोदारा हैं। लॉरेंस बिश्नोई भारत में कई बड़े मामलों में भी शामिल हैं, जैसे गायक सिद्धू मूसेवाला और मुंबई के राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। कनाडा में उन्हें सूचीबद्ध करने से सरकार को उनकी संपत्ति जब्त करने, वित्त पोषण रोकने और यात्रा प्रतिबंध लगाने जैसे कानूनी अधिकार मिलेंगे। इस लिस्ट में बिश्नोई गिरोह का नाम जुड़ने के साथ कनाडा में कुल 88 आतंकवादी संगठन सूचीबद्ध हो गए हैं। कनाडा की सरकार ने कहा कि यह कार्रवाई नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपराधिक आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों और फर्नीचर पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि अन्य देश अमेरिका से फिल्म निर्माण का कारोबार चुरा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने विदेशों में बनी सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने इसे किसी बच्चे से कैंडी चुराने के समान बताया और कैलिफोर्निया के प्रभावित होने पर भी जोर दिया। साथ ही ट्रंप ने चीन और अन्य देशों में बने फर्नीचर पर भी भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की, ताकि उत्तरी कैरोलिना का फर्नीचर व्यवसाय वापस बढ़ाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने दवा उत्पादों पर 100% शुल्क, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50%, गद्दे वाले फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% शुल्क लगाने की योजना भी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये शुल्क केवल उन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे जो अमेरिका में अपने निर्माण संयंत्र बना रही हैं या निर्माणाधीन हैं। यह कदम अमेरिकी उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। लेह की सर्वोच्च संस्था ABL ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर राष्ट्र विरोधी का आरोप लगाने के विरोध में 6 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ होने वाली वार्ता से नाम वापस ले लिया है। ABL ने कहा कि जब तक उसके सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई वापस नहीं ली जाती, वह चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। यह निर्णय 24 सितंबर को हुई हिंसा और पुलिस गोलीबारी के बाद आया, जिसमें 4 प्रदर्शनकारी मारे गए और कई घायल हुए। उस दिन वांगचुक के नेतृत्व में भूख हड़ताल में शामिल प्रदर्शनकारियों ने कार्यालयों और भाजपा कार्यालय पर हमला किया। ABL ने कहा कि यह हिंसा लेह में नौकरियों और अवसरों की कमी से युवाओं की हताशा को दर्शाती है और केंद्र अपने वादों से मुकर रहा है। लद्दाख में राज्य का दर्जा और हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शन के विवाद के बीच जेल में बंद कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सोशल मीडिया पर अपने पति का बचाव किया है। उन्होंने बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस के प्रधानमंत्री मोदी और वांगचुक के साथ 2 तस्वीरें शेयर करते हुए सवाल उठाया कि अगर मोदी का उनसे मिलना ठीक है तो वांगचुक का मिलना क्यों गलत माना जा रहा है। अंगमो ने कहा कि वांगचुक के भाषणों की गलत व्याख्या की गई और उन्हें राष्ट्र विरोधी बताना अनुचित है। वह स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया पर चल रही उस चर्चा का जवाब दे रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि लद्दाख आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरे वांगचुक ने बांग्लादेश में शेख हसीना के शासन को खत्म करने वालों के साथ साजिश रची थी। बता दें कि वांगचुक को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जोधपुर जेल में रखा गया है। उनकी यूनुस से मुलाकात 2020 में ढाका के ब्रिटिश उच्चायोग में हुई थी, जबकि मोदी की तस्वीर अप्रैल 2025 में बैंकॉक के शिखर सम्मेलन की है। अंगमो ने यह भी कहा कि वांगचुक किसी भी वित्तीय गड़बड़ी में शामिल नहीं है। लद्दाख इन दिनों बड़े सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। लेह एपेक्स बॉडी और लद्दाख बौद्ध संघ के प्रमुख चेरिंग तोरजे लकरूप ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि यह उनकी जमीन और रोजगार की सुरक्षा की ढाल था। अब बाहरी लोग जमीन खरीद रहे हैं और बड़े होटल चेन आने से स्थानीय रोजगार पर संकट है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद न नई नौकरियां बनी, न ही प्रशासनिक ढांचा मजबूत हुआ। हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों को उन्होंने युवाओं की बेरोजगारी और गुस्से का नतीजा बताया। लेह और कारगिल की संस्थाएं पिछले 6 साल से राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची, अलग लोकसभा सीटें और सरकारी रिक्तियों को भरने जैसी मांगे कर रही हैं। लकरूक ने कहा कि सरकार ने अब तक इन पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया है। उन्होंने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और 4 युवकों की पुलिस गोलीबारी में हुई मौत की भी आलोचना की और चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ
तो हालात और बिगड़ सकते हैं। केरल विधानसभा ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी है कि विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन यानी SIR के कारण लोगों के अधिकारों को खतरा हो सकता है। विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। LDF और UDF ने चुनाव आयोग से कहा कि वोटर लिस्ट का अपडेट निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। उन्होंने SIR के समय 2002 की रोल को आधार बनाने और मतदाता पात्रता शर्तों पर आपत्ति जताई। प्रस्ताव में कहा गया कि इन शर्तों से अल्पसंख्यक महिलाएं, गरीब परिवार, अनुसूचित जाति और जनजाति और विदेश में रहने वाले वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं। केरल विधानसभा ने यह भी चेताया कि जब 2025 के स्थानीय चुनाव और 2026 की विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, SIR का जल्दी कार्यान्वयन संदेहास्पद है। उन्होंने बिहार में SIR के उत्थान को निर्वाचन की राजनीति बताते हुए चिंता जताई। उत्तराखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले ने राजनीति और युवाओं के विरोध को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में CBI जांच कराने की सिफारिश का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के मन में किसी प्रकार का अविश्वास न रहे, इसलिए यह कदम जरूरी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल SIT जांच कर रही है और सभी तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है। धामी ने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, सरकार पूरी तरह सहयोग करेगी। बीते दिनों देहरादून में UKSS-SC की भर्ती परीक्षा शुरू होने के बाद उसका पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण राज्य के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। UKSS-SC यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। वहीं अब इस कदम से सरकार युवाओं के विश्वास को बहाल करने की कोशिश कर रही है और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का दावा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति और गरमा गई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर PK ने दावा किया कि सम्राट चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला ताकि 1995 के तारापुर हत्याकांड से बच सकें। इस मामले में 6 लोगों की हत्या हुई थी और किशोर का कहना है कि चौधरी आरोपी थे, लेकिन गलत हलफनामा देकर बरी हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही इस मामले में कानूनी कदम उठाएंगे। सम्राट चौधरी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, जबकि भाजपा नेताओं ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता RK सिंह ने कहा कि जिन नेताओं पर आरोप हैं, उन्हें सामने आकर सफाई देनी चाहिए। प्रशांत किशोर पहले भी चौधरी की डिग्री और नाम बदलने को लेकर सवाल उठा चुके हैं। यह विवाद चुनाव से पहले NDA और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर सकता है। बिहार की ढाका विधानसभा सीट से करीब 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश का खुलासा हुआ है। यह दावा दी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में सामने आया। 2 शिकायतें चुनाव आयोग को दी गई। एक शिकायत BJP विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम से और दूसरी शिकायत BJP के बिहार मुख्यालय के लेटर हेड पर। इन शिकायतों में दावा किया गया कि इतने लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं और उनके नाम हटाए जाएं। यह संख्या ढाका सीट के कुल मतदाताओं का करीब 40% है। इसके बाद चुनाव आयोग के जिला अधिकारी ने शिकायतें ली, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अंतिम वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को जारी होगी, तब पता चलेगा कि नाम हटे या नहीं। इस बीच कई मुस्लिम नागरिक डरे हुए हैं। कुछ को तो पता भी नहीं है कि उनका नाम हटाने की मांग की गई है। वहीं विधायक पवन जायसवाल ने इस खुलासे पर जवाब नहीं दिया। उल्टा उन्होंने यह आरोप लगाया कि RJD ने 40,000 हिंदू वोटरों का नाम हटाने की मांग की थी, लेकिन वे इसके सबूत नहीं दिखा सके। हालांकि ढाका नेपाल सीमा से लगा इलाका है। यहाँ 2020 में BJP ने RJD को करीब 10,000 वोटों से हराया था। इतने बड़े पैमाने पर वोटर हटाने से चुनाव नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है। कई पंचायतों के मुस्लिम परिवारों को पता चला है कि उनका और उनके परिजनों का नाम गैर नागरिक बताकर हटाने की मांग की गई है। बहुत से लोग चिंता में हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने BJP और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में वोट चोरी का खेल पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में BJP ने करीब 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम काटने की साजिश रची है। इसके लिए BJP के ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। पत्र में कहा गया कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। इसके साथ ही वहां पार्टी के PLA भी हर दिन चुनकर 10 मुस्लिम वोटरों के नाम चुनाव आयोग को भेज रहे थे ताकि उन्हें भी वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाए। वोट चोरी के इस खेल में चुनाव आयोग सब जानकर भी अनजान बना रहा और BJP का पूरा साथ दिया।
आप खुद सोचिए कि अगर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ये इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं तो पूरे बिहार में किस हद तक वोट चोरी को अंजाम दिया होगा। बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट चोरी के कारनामे हर दिन देश के सामने आ रहे हैं। जनता इन वोट चोरों का पूरा हिसाब करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हालिया आदेश पर चिंता जताई है। एक्स का कहना है कि यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसके तहत पुलिस को सहयोग नामक गुप्त ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बिना न्यायिक समीक्षा के कंटेंट हटाने का अधिकार मिल जाएगा। एक्स ने कहा कि यह व्यवस्था IT एक्ट की धारा 69A और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को दरकिनार करती है। कंपनी का आरोप है कि केवल गैर कानूनी होने के आरोप के आधार पर पोस्ट हटाने के आदेश दिए जा सकते हैं और पालन न करने पर आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एक्स ने इसे बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया फैसले के विपरीत बताया, जिसमें ऐसी व्यवस्था को असंवैधानिक कहा गया था। साथ ही कंपनी ने आदेश के खिलाफ अपील करने की घोषणा की है। वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक्स की चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि सोशल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करना आवश्यक है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में। कोर्ट ने कहा कि सहयोग पोर्टल नागरिक और मध्यस्थ के बीच सहयोग का एक जरिया है और साइबर अपराध से लड़ने में मदद करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच हैंडशेक विवाद एक बार फिर चर्चा में है। शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने हैंडशेक को लेकर एक दावा किया है। अपने दावे के साथ उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, जिसमें भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, ACC अध्यक्ष और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा कि 15 दिन पहले सीरीज की शुरुआत में पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया, फोटो भी खिंचवाया। अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि इतनी राष्ट्रभक्ति आपके खून में थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नहीं उतरना था। ऊपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा। बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 में एक दूसरे के साथ 3 मुकाबले खेले हैं, लेकिन तीनों ही मैच में भारत ने हैंडशेक नहीं किया। रविवार को हुए मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान टीम के कप्तान ने दावा किया कि जब हम टूर्नामेंट की शुरुआत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया था। उनका कहना है कि रेफरी की मीटिंग में भी हैंडशेक किया गया था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किस खिलाड़ी ने उनके साथ हैंडशेक किया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वोक्स ने यह जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी और कहा कि अब उनके लिए यह सही समय है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए खेलने को अपने बचपन का सपना बताया और कहा कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का सौभाग्य मिला। ICC के आंकड़ों के मुताबिक फोक्स ने 2011 में डेब्यू के बाद सभी फॉर्मेट में 217 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने 396 विकेट लिए और 3705 रन बनाए। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट, 122 वनडे और 33 T20 मैच खेले। हाल ही में भारत के खिलाफ ओवल टेस्ट में चोटिल होने के बावजूद उन्होंने बल्लेबाजी की और उनकी इस हिम्मत की काफी तारीफ हुई। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.